डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज का हमारा जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए वो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो कि लाइफ प्रोसेस चैप्टर का एक पार्ट है, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार की लाइफ प्रोसेस है, वो हम पढ़ेंगे। और ये किससे रिलेटेड आपको डिस्कस किया जाएगा, स्पेशली 10th क्लास की जो साइंस एनसीईआरटी बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 है। और इससे रिलेटेड भी हमने जो कुछ पार्ट पहले भी डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने न्यूट्रिशन और न्यूट्रिशन के टाइप पार्ट फर्स्ट के अंदर देखे थे, पार्ट सेकंड में हमने फोटोसिंथेसिस को समझा था, और पार्ट थर्ड में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को एक्सप्लेन किया था। ऐसे ही ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अब सेपरेट एक वीडियो है के लिए है। और इसमें हम जो समझेंगे अभी, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं क्या है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक प्रकार का ऑर्गन सिस्टम हम बोल सकते हैं, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम में क्या पढ़ते हैं हम? डिफरेंट ऑर्गन से मिलके क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम बनता है। और इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स वो मिलके हमारा क्या काम करते हैं? वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। रेस्पिरेशन में वो इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में जो लंग्स हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का काम करते हैं, क्योंकि हम कैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं? टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स हैं। जितने भी टेरिस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं? मेनली लंग्स से ही रेस्पिरेशन करते हैं। तो इस वजह से जो लंग्स है वो, और ह्यूमंस जैसे मैमल्स में आता है, मैमल्स में मेनली लंग्स के द्वारा ही रेस्पिरेशन होता है। और इस टाइप के रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोला जाता है। पल्मोनरी रेस्पिरेशन, जिसमें लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन किया जाता है। अब रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, इसके बारे में हम हालांकि डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपल एक फिजिकल प्रोसेस है जिसके अंदर क्या किया जाता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। और जिसमें हम CO2 और O2 के बीच में जो एक्सचेंज है वो करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। और ब्लड के अंदर भी हालांकि एक्सचेंज होता है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड आपको मेनली डेफिनेशन क्या याद रखनी है? ब्रीदिंग सिंपली गैसेज का एक्सचेंज होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन से रिलेटेड हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ते हैं साइंस के। और वहाँ पे हम क्या पढ़ते हैं? ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। और फूड ही भी हम बोल सकते हैं क्या करने के लिए? टू रिलीज एनर्जी, टू रिलीज एनर्जी। तो इन्हीं कॉन्सेप्ट को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि रेस्पिरेशन में और ब्रीदिंग में क्या कुछ पार्ट है। हालांकि हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम जरूर बोलते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन एक अलग ही प्रोसेस है जो सेल्स में होती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में हम लंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कुछ डिटेल है वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपको इनकी क्लियरिटी हो जाएगी कि ब्रीदिंग में और रेस्पिरेशन में रियल में डिफरेंस क्या है, किस टर्म के लिए या किस प्रोसेस के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की यदि बात करें तो इसमें रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। 4 वर्ड होते हैं। एक तो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक। और एक होता है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। इनको ही हमने डिटेल में डिस्कस करना है दोनों को। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, और एक होता है सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट। ये आपको 4 वर्ड रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी से वर्ड आपको याद रखने हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक क्या होता है? ये सिंपल हम बोल सकते हैं पैसेज ऑफ एयर, एयर फ्रॉम नोस्ट्रिल टू लंग्स। लंग्स तक जो भी पैसेज एयर के द्वारा यूज किया जाता है हमारी बॉडी में, उसको हम रेस्पिरेटरी ट्रैक मीन्स एक वे, वे भी हम बोल सकते हैं, रास्ता, पैसेज। उसके लिए हम रेस्पिरेटरी ट्रैक वर्ड यूज करते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? जो गैसेज के एक्सचेंज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और वो होते हैं लंग्स। ए पेयर ऑफ लंग्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है? जो गैसेज को, स्पेशली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हम पढ़ते हैं क्या होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा किया जाता है। हीमोग्लोबिन जो कहाँ प्रेजेंट होता है? RBC के ऊपर। इसके अलावा जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या रहता है? किसका ब्रेक डाउन होना है रेस्पिरेशन में, जिससे एनर्जी रिलीज की जा सके। तो सिंपली ये क्या रहता है हमारा?
ग्लूकोज, ग्लूकोज सबस्ट्रेट बोलते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। हीमोग्लोबिन और रेस्पिरेटरी पिगमेंट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग्स को, और जो एक कंप्लीट पैसेज है जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में अच्छे से समझा जाता है, वो रहेगा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो हम सबसे पहले किसको समझेंगे? रेस्पिरेटरी ट्रैक को ही समझेंगे। और रेस्पिरेटरी ट्रैक को समझने के लिए हमको थोड़ा डायग्राम समझना पड़ेगा। जैसे हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 ट्यूब्स का जिक्र किया था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही 2 ट्यूब्स रहती हैं। और उसके बाद एक ट्यूब क्या रहती है? ये नोस्ट्रिल। के बाद ये क्या रहता है? माउथ। माउथ के बाद बक्कल कैविटी होती है। इसी प्रकार से यहाँ पे नोस्ट्रिल के बाद जैसे ही एयर अंदर जाती है तो कौन सा पार्ट रहता है? नेजल कैविटी। नेजल कैविटी। और इस नेजल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। और ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करती हैं? क्या होते हैं इसमें? हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो डस्ट पार्टिकल वगैरह को क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है? फेरेंक्स। फेरेंक्स। और फेरेंक्स के बाद आगे गले के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। जैसे ही हम गले वाले भाग में आते हैं तो यहाँ पे एक थोड़ा सा उबार वाली स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। और मेल्स के केस में ये थोड़ी बाहर की तरफ उभरी हुई दिखाई देती है। इसको क्या बोलते हैं? लैरेंक्स। और लैरेंक्स का दूसरा नाम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो शुरू हो जाता है हमारा विंड पाइप, इसको ट्रैकिया भी बोलते हैं। और ये ट्रैकिया कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है? इस तरीके से रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से बनी हुई ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, तो हम बोलते हैं ट्रैकिया या फिर पाइप। उसके बाद ये ट्रैकिया आगे जाके फिर क्या हो जाती है? मिड ऑफ द, हम बोल सकते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी रीजन होता है, लंग्स प्रोटेक्टेड हैं या फिर लंग्स सिचुएटेड होते हैं, तो उसके अंदर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। और इन 2 भागों में यदि हम देखें तो ये किसका आगे डिवाइड क्यों होती है? ताकि ये दोनों लंग्स के अंदर वो आगे की सप्लाई कर सके। यहाँ पे मैं साउंड बॉक्स को यहाँ पे लिख देता हूँ, बॉक्स। के बाद यहाँ पे क्या होते हैं? फिर हमारे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, तो हम लंग्स बोलते हैं। ऐसे ही एक लंग्स इस साइड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस साइड वाले लंग की खास बात क्या है? ये थोड़ा सा एक नोच यहाँ पे बनी हुई होती है। और इस टाइप की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे लंग्स रहते हैं। अब यदि बात करें, ये जो जब डिवाइड हुई है ट्रैकिया, तो इस डिवीजन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकस। और कैसी ब्रोंकस है ये? प्राइमरी ब्रोंकस भी इसको बोल दिया जाता है, प्राइमरी ब्रोंकस। क्योंकि ये आगे जाके क्या करती है? फिर आगे डिवाइड कर जाती है 2 हिस्सों में, ऐसे डिवीजन इसका देखने को मिलता है। और जैसे जब ये डिवाइड करती है तो डिवीजन वाले को हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी ब्रोंकस। सेकेंडरी ब्रोंकस। इसी तरीके से ये आगे और ज़्यादा है वो डिवीजन इसके अंदर देखे जाते हैं। और यदि डिवाइड कर जाती है तो इसी को हम क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्रोंकस। और इस ब्रोंकस टर्सरी के बाद फिर आगे क्या है? ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट होती हैं ऐसे इस तरीके से काफ़ी सारी जो ट्यूब्स हैं वो यहाँ से निकली हुई होती हैं। और इन ट्यूब्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं? बैलून लाइक स्ट्रक्चर। ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं वो यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं काफ़ी जगह पे। ऐसे ही इसके भी यदि हम है वो हर जगह लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो ये जो टर्सरी के बाद एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? एलोलाई। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स। और ब्रोंक्यूल्स के ऊपर जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स है, जैसे बात करें ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम एल्यूली बोलते हैं। एल्यूली, एल्वुलाई। तो ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करेंगी? इसी जो एयर है वो इनटेक की जाती है। दूसरे लंग्स को हम दिखाते हैं बाहर से, और बाहर से कैसा दिखाई देता है? ये जो रिब्स हैं वो इसको इस तरीके से ढके हुए होती हैं। ऐसे जो रिब्स हैं वो पीछे से आके और
यहाँ तक स्टर्नम के पास आके वो जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम बीचों बीच रहता है। और इस रीजन में क्या प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट होता है हर्ट के लिए नोच है। और इस साइड वाले लंग को हम क्या बोलते हैं, सिंपली ये हमारा लेफ्ट लंग है और ये है राइट लंग, राइट। तो ये इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यदि हम बात करें में एयर की, वो कैसे कैसे ट्रेवल करती है। जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, इस तरीके से एयर की एंट्री होती है वो माउथ से भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर नोस्ट्रिल से ही की जाती है। और बोला भी जाता है कि नाक से ही सांस लेना चाहिए, मुंह से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नाक के अंदर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं उसमें बैक्टीरिया वगैरह उसको ट्रैप कर लिया जाता है। उसके बाद कहाँ बढ़ती है, लैरिंक्स रीजन में। इससे पहले क्या था, ये फेरिंक्स रीजन। उसके बाद ट्रैकिया से होती हुई ब्रोंक्योल्स, ये ब्रोंकाई के अंदर चली जाती है। ब्रोंकाई से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी, और टर्सरी से ब्रोंक्यूल से होती हुई एल्वोलाई में पहुंच जाती है। इस तरीके से जो पैसेज ऑफ एयर होता है, हम बोल सकते हैं पैसेज ऑफ एयर, पैसेज ऑफ एयर वो इनहेल्ड एयर का एक अलग रहता है कि इनहेल्ड एयर किस किस रास्ते से होकर गुजरती है, जबकि एक्सहेल्ड एयर का अलग पैसेज होता है। तो इनहेलेशन किसको बोलते हैं, इनहेलेशन सिंपली इनटेक ऑफ एयर को बोला जाता है, जब हम एयर को इनटेक करते हैं। और एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन किसको बोलते हैं, सिंपली जब हम एयर को बाहर छोड़ते हैं, या फिर एक्सपेलिंग आउट ऑफ एयर। तो इसके बारे में थोड़ा सा अलग से डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा जो ब्रीदिंग है, लेना और छोड़ना, और जिस जो किसके जरिए होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के जरिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक एक वाइडर वर्ड है जो यूज किया जाता है, लेकिन जब भी हम ज़्यादा डिटेल करते डिस्कस करते हैं, ब्रीदिंग से रिलेटेड ही होती है। तो ब्रीदिंग में जैसे सांस को अंदर लेना, जब हमने सांस को इनटेक किया है उसको बोलेंगे इनहेलेशन, जैसे अभी डिस्कस किया था इनहेलेशन। और इसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है इंस्पिरेशन, पायरेशन। और जब हम एक्सपेल आउट करते हैं एयर को, एक्सपेलिंग आउट ऑफ एयर, उसको क्या बोलते हैं, एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन या फिर एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन। सिंपली इनटेक, ये क्या है, हमारे स्टेप्स हम बोल सकते हैं, ब्रीदिंग के स्टेप होते हैं। इसके अलावा जो ब्रीदिंग है इसके टाइप्स भी होते हैं। वो क्या क्या, ब्रीदिंग में हमने पढ़ा था एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती है, जो कि रास्ते से होती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से। और इसके टाइप रहते हैं एक्सटर्नल ब्रीदिंग, एक्सटर्नल ब्रीदिंग, और एक रहता है इंटरनल ब्रीदिंग, इंटरनल ब्रीदिंग। ब्रीदिंग को यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन किया जा रहा है, क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक में ब्रीदिंग से ही मतलब होता है, और ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है, फिजिकल प्रोसेस। कोई इसमें केमिकल चेंज टाइप की चीज़ें नहीं होती। सिंपल यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है, गैसेज को एक्सचेंज किया जाता है किस किस के बीच में। यदि हम एक्सटर्नल ब्रीदिंग की बात करें, जो एयर हमने एनवायरनमेंट से ली है, तो जो आउटर एयर हम लिख सकते हैं यहाँ पे, आउटर एयर या जो एक्सटर्नल एयर है, वो जब एल्वोलाई के अंदर जाती है, एल्वोलाई के अंदर जाएगी, तो किस किस के बीच में, ब्लड वेसल्स जो एल्वोलाई के अंदर होती है उनके बीच में एक्सचेंज होता है। तो आउटर एयर से जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में चली जाती है, और ब्लड से जो CO2 है वो आउटर एयर या फिर एल्वोलर एयर के अंदर चली जाती है। इसी तरीके से ये क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच में एक्सचेंज होता है ब्लड का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ब्रीदिंग। जबकि जो ब्लड है, जब ये पहुंचता है कहाँ पे, सेल्स में या टिश्यू के अंदर, तो ब्लड और टिश्यू के बीच में जो एक्सचेंज होता है, ब्लड से जो O2 लेके आई जा रही है वो टिश्यू में छोड़ दी जाती है, और टिश्यू से CO2 है वो ब्लड के अंदर छोड़ दी जाती है। तो इंटरनल पार्ट्स के अंदर जो भी एक्सचेंज होता है उसको हम इंटरनल ब्रीदिंग बोलते हैं। तो ब्रीदिंग के दो टाइप होते हैं, किस जगह पे होती है उस बेस पे, और इसके स्टेप क्या होते हैं, एयर को इनटेक करना, और जो हम इनटेक एयर करते हैं उसमें लगभग 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि जो हम एयर बाहर छोड़ते हैं उसमें लगभग 16 to 17% ऑक्सीजन ही बाहर निकालते हैं। ये नहीं कि पूरी ऑक्सीजन हम यूज कर लेते हैं, 4 से 5% ऑक्सीजन ही हमारे जो एक्सचेंज है उसमें हो पाती है। और सिंपली जो ये एक्सचेंज है किसके जरिए होता है, ये सिंपल डिफ्यूजन के जरिए होता है, डिफ्यूजन।
हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारी सेल्स के अंदर CO2 बनती रहती है और CO2 की बनने की प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन में समझते हैं। तो हमारी बॉडी में CO2 है वो टिश्यू में बनती है या सेल्स में, और सेल से फिर ब्लड में आती है और ब्लड से वो एयर में चली जाती है एक्सटर्नल मीडियम में। इसी तरीके से जो एक्सटर्नल मीडियम में O2 ज़्यादा है हमारे कंपैरिजन में, जिसकी वजह से सेल्स के कंपैरिजन में, तो O2 है वो डिफ्यूज होएगी ब्लड में और ब्लड से टिश्यू में है वो डिफ्यूज हो जाती है। जो ब्रीदिंग है वो काम करती है हमारी बॉडी में। और सिंपली कई बार ये आपसे ट्रैक पूछ लिया जाता है, इंस्पायरेटरी ट्रैक या फिर ट्रैक यूज किया जाता है इनहेलेशन के टाइम, या फिर ये भी बोल दिया जाता है इनहेलेशन के टाइम क्या डायरेक्शन रहती है एयर की। तो हमको ये पता होना चाहिए, जैसे नोस्ट्रिल है, नोस्ट्रिल से कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से कहाँ जाती है, फेरेंक्स में, फेरेंक्स से कहाँ जाएगी, लैरेंक्स में, और लैरेंक्स से कहाँ जाती है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से कहाँ जाएगी, प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस भी बोलते हैं, ब्रोंकाई प्लूरल होता है, ब्रोंकस सिंगुलर के लिए बोला जाता है। उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, उसके बाद टर्सरी ब्रोंकाई, उसके बाद किस में चली जाती है, ब्रोंक्यूल में। ब्रोंक्यूल्स एक थिन ट्यूब होती है और इस ब्रोंक्यूल्स के ऊपर ही लगी होती हैं एलोलाई नाम की स्ट्रक्चर्स, लाइक स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से जो हमारी इनटेक एयर जो हमने बाहर से इनटेक की है उसका ये ट्रैक रहता है किसके बाद कहाँ होता है। कई बार आपसे सिंपल क्वेश्चन एक्सपिरेशन का भी ट्रैक पूछ लेते हैं, एक्सपिरेशन के टाइम या फिर एक्सहेलेशन के टाइम कौन सा ट्रैक यूज किया जाता है। एक्सहेलेशन के टाइम कौन सा ट्रैक यूज किया जाएगा, कहाँ से, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से टर्सरी, टर्सरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से प्राइमरी। तो ये ट्रैक है हमको अपोजिट करके है वो लिख देना होता है। एयर इस तरीके से ट्रेवल करती है हमारी बॉडी में, और खासकर कहाँ तक हमने पढ़ ली, लंग्स तक। लंग्स से वो सेल्स में किस तरीके से जाती है, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम में जैसे जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके जाती हैं, हार्ट से फिर वो आर्टरीज के जरिए सेल्स तक पहुंचा दिया जाता है, और सेल्स में जो ऑक्सीजन है वो सेल को दे दी जाती है। और ऑक्सीजन क्या कर, जो सेल है, सेल क्या करेगी उस ऑक्सीजन का, जो ऑक्सीजन आई है उसको ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करने में मदद करती है। ग्लूकोज को ब्रेक किया जाता है किसमें, CO2 प्लस H2O में। और जो ये CO2 सेल्स के अंदर बनती है इसी को फिर क्या किया जाता है, हमारी जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये जितने भी वीन्स हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ये ऑक्सीजनेटेड ये CO2 वाला ब्लड कैरी करेंगी, वो कहाँ लेके आएंगी, पहले हार्ट में, और हार्ट से पल्मोनरी आर्टरी उसको लंग्स के पास लेके जाती है किसके लिए, ऑक्सीजनेशन के लिए या फिर CO2 को छोड़ने के लिए। तो ये एक है जो हमारी बॉडी में रहता है। थोड़ा सा आइडिया आपको दे देते हैं, जैसे लंग्स के अंदर जो एयर है वो कैसे आती है, आपको बताया है नोस्ट्रिल से। तो यदि हम एयर की जर्नी की बात करें, कर ही लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, एयर की जर्नी कहाँ से कहाँ होती है। तो जैसे हमने बात की थी नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। इसके अलावा कहाँ आती है फिर, फेरेंक्स में, फेरेंक्स से कहाँ आती है, लैरेंक्स में, लैरेंक्स, लैरेंक्स से कहाँ आएगी, ट्रैकिया, ट्रैकिया से हमने अभी पढ़ा था प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी, टर्सरी से हमने देखा था ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से कहाँ आएगी, एल्वुलाई के अंदर, और एल्वुलाई के बाद किस में चली जाती है, इसके पास जाता है ये पल्मोनरी वेन के द्वारा, और पल्मोनरी वेन से फिर किस में चली जाती है, हार्ट में। और हार्ट का भी कौन सा चैम्बर होता है, जब हम सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में चली जाती है, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से अरोटा, अरोटा के जरिए फिर ये आगे आर्टरीज से होती हुई इसमें चली जाती है सेल्स में, सेल्स में। और सेल से फिर क्या है, जो CO2 की जर्नी है वो यहाँ से शुरू हो जाती है, और CO2 को फिर कौन लेके आती है, वीन्स, और वीन्स किस में लेके आती है, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से फिर उसको कौन लेके जाता है, पल्मोनरी, पल्मोनरी, इसमें वेन आया था, पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी है वो कहाँ लेके आएगी इसको फिर, पल्मोनरी आर्टरी है वो वापस एल्वोलाई के अंदर लेके आती है,
और एल्वोलाई से फिर हमारी जो जर्नी है, यदि हम बात करें यहाँ से जो जर्नी है वो अपोजिट ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंक्यूल से टर्सरी, टर्सरी से सेकेंडरी के बाद ये जर्नी है वो अपोजिट है वो शुरू हो जाती है। तो जो रेड कलर से मैंने जो यूज किया है ये एक्सटर्नल एयर का या CO2 वाली एयर का सिंबल दिखाया है। तो सिंपली आपको हमारी सेल तक जो है यहाँ तक एयर को जाने के लिए किस किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है, और वापस फिर CO2 को भी सेल से बाहर निकालना पड़ता है इसी ट्रैक से होते हुए। तो ये एक्सप्रेशन और इंस्पिरेशन इस तरीके से काम करता है। और यहाँ पे हमने जो बात देखी है, सेल्स के बीच में और ब्लड के बीच में जो एक्सचेंज होता है उसको हम इंटरनल ब्रीदिंग बोलेंगे, इंटरनल ब्रीदिंग। और एक एक्सचेंज यहाँ पे होता है किस किस के बीच में, ब्लड और एलोलाई के बीच में, तो हम एक्सटर्नल ब्रीदिंग बोलते हैं, एक्सटर्नल ब्रीदिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको काफी क्लियरिटी हो गई होगी कि एयर हमारी बॉडी में किस तरीके से ट्रेवल करती है। और इसमें मेनली हमने देख लिया जो सेल है, सेल में CO2 प्रोड्यूस होती हैं, और ये कैसे प्रोड्यूस होएगी, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन देख लेते हैं हम क्या होता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसे बनाया था हमने, सिंपली एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होती है, और स्ट्रक्चर्स में हमने देखा था काफी सारी क्या है, जो प्राइमरी ब्रोंकस है वो सेकेंडरी में, सेकेंडरी से टर्सरी में, टर्सरी से इस तरीके की ब्रांचिंग काफी सारी इसमें मिलती है। और ब्रांचिंग के बाद हमारे यहाँ पे एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। तो ये ब्रांचिंग पैटर्न क्यों होता है, कुछ भी लिया जाता है जो ब्रांचिंग वगैरह इतनी सारी होती है, या फिर बोला जाता है जो नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, ये किसके लिए जरूरी होता है, ताकि मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेज किया जा सके। तो एक क्वेश्चन तो बनता ही है इससे रिलेटेड कि किस क्यों इतना सारा जो अरेंजमेंट करने की जरूरत है। लंग्स से रिलेटेड यदि हम बात करें, लंग्स हैं जो वो दो होते हैं, इस साइड वाले लंग को हम क्या बोलते हैं, राइट लंग। और राइट लंग है वो मेनली 3 लोब्स के अंदर डिवाइडेड होता है, 3 अलग अलग के चैम्बर होते हैं। जबकि जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग के 2 चैम्बर्स ही होते हैं या 2 लोब्स ही होते हैं। और लोब्स का क्या बेनिफिट होता है, यदि एक इस समय यदि इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है एलोलाई में, तो दूसरे पोर्शन को बचा लिया जाता है। तो ये लोब्स बनाने का अलग अलग मकसद यही होता है। इसके अलावा जो लंग्स हैं वो किसके अंदर सेव रहते हैं, पुल्मोनरी कैविटी के अंदर, पुल्मोनरी कैविटी या एक मेम्ब्रेन रहती है, पुल्मोनरी मेम्ब्रेन। और इस मेम्ब्रेन और लंग्स के बीच में एक फ्लूइड रहता है, तो हम न्यूमेटिक फ्लूइड भी बोलते हैं, न्यूमेटिक फ्लूइड। और न्यूमेटिक मेम्ब्रेन भी इसको बोल दिया जाता है, जिससे हमारे जो लंग्स हैं वो क्या प्रोटेक्टेड रहते हैं। इसके अलावा जो फिर क्या रिब्स, और रिब्स का जो नेटवर्क होता है ये क्या रहता है, रिब केज, रिब केज के अंदर भी हमारे जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है वो लंग्स को है। इसके अलावा जब हमने डायग्राम का जिक्र किया था वहां पे वो स्ट्रक्चर आपको बता दें कि क्या रहता है। लंग्स के नीचे एक मोट, एक हम बोल सकते हैं थिक, थिक इस तरीके की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मस्कुलर मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं, डायफ्रागम, डायफ्रागम। सिंपली ये क्या करता है, जो चेस्ट कैविटी है लंग्स को, वो बाकी एब्डोमिन वाले ऑर्गन से सेपरेट रखता है। और इसी की मूवमेंट की वजह से हम क्या करते हैं, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन कर सकते हैं। और जब ये डायफ्रागम लंग्स को नीचे की तरफ खींचता है तो यहाँ पे लंग्स में क्या है, एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है। और बाहर का प्रेशर तो नॉर्मल है, तो क्या करेगा, बाहर वाला प्रेशर ज़्यादा है, अंदर प्रेशर कम हो गया, जिसकी वजह से जो एयर है वो क्या कर दी जाती है, अंदर की तरफ है वो धकेल दी जाती है। और जब ये डायफ्रागम ऊपर की तरफ मूव करता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये क्या करता है, हमारे लंग्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है, या फिर उसका जो वॉल्यूम है वो कम करवा देता है, जिसकी वजह से जो प्रेशर है ज़्यादा हो जाता है और एयर को बाहर धकेल दिया जाता है। तो डायफ्राम का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है। अब हम समझ लेते हैं जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन में और क्या स्ट्रक्चर्स होती हैं। जो लेफ्ट लंग है वो साइज में थोड़ा क्या रहता है, छोटा रहेगा। क्यों रहता है छोटा, क्योंकि इसके लिए एक हर्ट के लिए, हर्ट के लिए इसको स्पेस प्रोवाइड करना पड़ता है, क्योंकि हर्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, दोनों लंग्स के बीच में रहता है। और लगभग कहाँ पे,
लोअर थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी भी बोलते हैं इसको, थोरेसिक कैविटी या फिर चेस्ट कैविटी भी बोल दिया जाता है। चेस्ट कैविटी मीन्स लंग्स जहाँ पे प्रोटेक्टेड रहते हैं। तो लोअर कैविटी में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। उसके बाद जैसे कि आपको बताया है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन, इसके अलावा एक है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं, जैसे इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन के टाइम कौन कौन सी मसल कैसे काम करती हैं या फिर किस तरीके से ये प्रोसेस होती हैं। इंस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, इंस्पिरेशन को इनहेलेशन भी हमने बोला था, inhalation, और इसके लिए हमने एक्सहेलेशन वर्ड भी यूज। तो एयर को बाहर निकालना सकते हैं, इसमें क्या होता है इनटेक ऑफ, टेक ऑफ ऑक्सीजन रिच एयर, ऑक्सीजन रिच एयर, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंस्पिरेशन। और इसको क्या बोल सकते हैं, एक्सपेलिंग आउट, एक्सपेलिंग आउट ऑफ CO2 रिच एयर। CO2 रिच एयर को क्या किया जाता है, इसमें बाहर निकाला जाता है। इस केस में हमने देखा था जो डायफ्राम है, एयर को अंदर लेके जाने के लिए क्या करता है, डायफ्राम, डायफ्रागम, डायफ्रागम क्या करता है यहाँ पे, यदि हम बात करें, वो मूव्स डाउनवर्ड, मूव्स डाउनवर्ड, या फिर हम बोल सकते हैं वो फ्लैट हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होएगा, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लंग्स, वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो, क्योंकि लंग्स के साथ ही चिपका हुआ होता है तो लंग्स को भी नीचे की तरफ धकेलता है, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ लंग्स क्या हो जाता है, इंक्रीजेज। और इंक्रीज होने की वजह से फिर क्या होएगा, प्रेशर है जो, प्रेशर इनसाइड लंग्स वो क्या हो जाता है, डिक्रीजेज। और जिसकी वजह से बाहर के प्रेशर की वजह से एयर है वो अंदर एंटर कर जाती है। इसके अलावा इंटर कोस्टल मसल्स प्रेजेंट होती हैं कहाँ पे, रिब्स के बीच में, रिब्स के बीच में ये क्या कर जाती हैं, जब हम सांस लेते हैं या फिर वॉल्यूम बढ़ाना होता है तो हमारी रिब्स है ना, रिब्स को ऊपर की तरफ खींच लेती हैं और रिब्स हैं वो पास पास में आ जाती हैं, बोल सकते हैं इनमें क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। जबकि जब ये डायफ्रागम फ्लैट होता है, डाउनवर्ड पुश हो जाता है, तो रिब्स में कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं ताकि वो जो हमारी अस्थियां हैं या फिर जो बोन्स हैं, रिब्स हैं, उनको खींच लेती हैं, पास पास में आ जाती हैं, और जिसकी वजह से क्या है, वॉल्यूम बढ़ जाता है। अब इस केस में क्या होएगा, जो डायफ्रागम है, डायफ्रागम मूव अपवार्ड, या फिर बोल सकते हैं ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, यू शेप्ड स्ट्रक्चर, और जिससे क्या होएगा, ये लंग्स को ऊपर की तरफ पुश कर देता है, और पुश करने की वजह से हम बोल सकते हैं पुशिंग, पुशिंग लंग्स अपवार्ड, अपवार्ड मूव करेगा, जिसकी वजह से क्या होएगा, प्रेशर है या फिर वॉल्यूम की बात करें यदि हम पहले, वॉल्यूम ऑफ लंग्स वो क्या करेगा, ये डिक्रीज कर देता है, और डिक्रीज करने के बाद क्या होएगा, प्रेशर है जो वो बढ़ जाता है, प्रेशर इनसाइड लंग्स वो इंक्रीज हो जाता है इस केस में, और उस प्रेशर की वजह से फिर क्या किया जाता है, एयर को एक्सपेल आउट किया जाता है। इसके अलावा जो ये रिब्स की बात हमने की थी, रिब्स के बीच में जो मसल्स होती हैं, कुछ लगभग ऐसा ही नाम है इसका, जो रिब्स के बीच में होती हैं वो का मैं जिक्र कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो क्या करती हैं यहाँ पे, वो रिलैक्स हो जाती हैं, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करी थी, यहाँ पे रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो रिब्स हैं वो क्या हो जाती हैं, दूर दूर हो जाती हैं और लंग्स को कवर कर लेती हैं, लंग्स को मतलब सिकुड़वाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाती हैं प्रेशर बढ़ाने के लिए, ताकि एयर को एक्सपेल आउट किया जा सके। तो ये दो स्टेप हैं जो हालांकि हम इनके बाद से ही इनके बारे में ज़्यादा डिस्कस करते जा रहे हैं। इसी तरीके से जो रेस्पिरेशन है या फिर जो ब्रीदिंग, हम जो ट्रू वर्ड है, साइंटिफिक वर्ड है, ये नाम जरूर आपको लगता है कि इनमें वायरेशन आया हुआ है, लेकिन ये ब्रीदिंग के ही स्टेप हैं सिंपली। तो रेस्पिरेशन तो अभी तक हमने पढ़ना शुरू ही नहीं किया है, सिंपली हमने जो भी अब तक जितना भी कंटेंट किया है वो ब्रीदिंग से रिलेटेड ही किया है। तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक डिफरेंस देख लेते हैं, और फिर रियल रेस्पिरेशन पढ़ेंगे जो बहुत कम पढ़ा जाता है हालांकि, लेकिन हायर क्लासेज में आप रेस्पिरेशन के बारे में ज़्यादा डिटेल पढ़ते हो। ये काफ़ी क्या होती है, फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, ये बोल सकते हो आप।
केमिकल प्रोसेस होती है, काफ़ी सारे इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जबकि ये क्या था, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता इसमें, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती है इसमें। सिंपल क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं। और इसमें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, और उसका क्या नाम होता है, ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी रिलीज करने के लिए क्या होता है, सिंपली ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का। और इसमें और यदि हम बात करें टाइप्स की, कि क्या क्या टाइप होते हैं, ये दो लेवल पे हो सकती है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल ब्रीदिंग। और इसके यदि हम टाइप्स की बात करें, ये मेनली दो टाइप की हो सकती है, एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक और अनएरोबिक रेस्पिरेशन को हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और खासकर एरोबिक रेस्पिरेशन को ही हम रियल रेस्पिरेशन मानते हैं, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन यूज होती है। ऑक्सीडेशन में मतलब जाहिर सी बात ऑक्सीजन का यूज होता है। और इसमें हमने आगे भी दो टाइप पढ़ने होते हैं, एक के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, और एक के अंदर बनता है अल्कोहल। इन स्टेप्स को भी देखेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी इसको बोला जाता है। तो इस तरीके से जो रेस्पिरेशन है, सिंपली ये हमने सिंपल एक एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यहाँ पे हम बोल सकते हैं डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का एक रोल रहता है, डिफ्यूजन प्ले इम्पोर्टेंट रोल। और जबकि यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा जो हम बोल सकते हैं रेस्पिरेटरी इंजाइम्स हैं, वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, प्लेज इम्पोर्टेंट रोल। और यदि हम बात करें ये कहाँ पे होती है, साइट की बात करें, यदि हम साइट की इसकी बात करें भाई कहाँ पे होएगी ये दो जगह हो सकती है, एक्सटर्नल मतलब एलोलाई और ब्लड के बीच में, इसके अलावा ब्लड एंड सेल्स के बीच में भी हो सकती है। जबकि ये कहाँ होती है, इसकी साइट बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है कि साइट या फिर लोकेशन कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ द सेल्स, माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ सेल्स या फिर पावर हाउस ऑफ द सेल्स के अंदर ये प्रोसेस होती है रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग है वो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है गैसेज का। इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट का कोई रोल नहीं है, इसमें तो मेनली एंजाइम्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अब रेस्पिरेशन समझ लेते हैं। रेस्पिरेशन, हालांकि इसकी डेफिनेशन हम एक दो बारी कर चुके हैं, सिंपली ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 है जो, वो किस में ब्रेक हो जाता है, इसकी प्रेजेंस में, हम ये भी बात करेंगे, O2 की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, में CO2 H2O और 38 ATP एनर्जी है वो इसमें से निकलती है। तो ये क्या है, सिंपली ग्लूकोज, और ये क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होना, और इससे एनर्जी रिलीज हो जाती है, तो ये एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस भी होती है, एक्जोथर्मिक प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में मिलती है, प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों इस प्रोसेस को शो करते हैं। और यही क्या होती है, हमारी बॉडी में जितनी भी एनर्जी है, एनर्जी प्रोडक्शन जितनी भी होती है एटीपी की फॉर्म में होती है। एटीपी मीन्स, यदि बात करें ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है, एक एनर्जी करेंसी है, जितनी भी एनर्जी होगी वो इस फॉर्म में स्टोर की जाएगी। तो एनर्जी जो भी प्रोड्यूस होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, वो मेनली रेस्पिरेशन की वजह से ही होती है। और किसके अंदर हम बात करें, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं हम, कॉन्ड्रिया में होगी। तो जब ऑक्सीजन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये प्रोसेस भी डायरेक्ट नहीं होती है, इसकी भी यदि हम बात करें 11th क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से, जब अलग से रेस्पिरेशन का एक अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और उसका लिंक भी इसके बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उसमें हम देखेंगे कि जो रेस्पिरेशन है, इसमें जो पहले ग्लूकोज होता है उसका ब्रेक डाउन होता है पायरुविक एसिड के अंदर या पायरुवेट के अंदर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस। और फिर पायरुविक एसिड जो है ये किस में यूज किया जाता है, क्रेब साइकिल के अंदर,
क्रैब साइकिल में। और क्रैब साइकिल से फिर क्या होता है, लास्ट में एक ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, या ईटीसी भी बोलते हैं, ईटीएस भी उसमें है। क्रैब साइकिल से जो भी चीज़ें बनती हैं उनको यूज किया जाता है और एटीपी बनाए जाते हैं। और ईटीसी या एटीएस के अंदर मेनली जब हम लास्ट में पढ़ते हैं 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स हैं वो बनते हैं। तो पूरी डिटेल यदि आपको पढ़नी है कि 38 एटीपी कैसे बनते हैं, उसकी जो एक सेपरेट टाइप से रेस्पिरेशन है जो हायर क्लासेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया हुआ है, उसमें आप समझ सकते हो। हालांकि सिंपली आपको 10th पॉइंट ऑफ व्यू बेस पे केवल इतना ही समझना है कि 38 एटीपी निकलते हैं। और इसमें यदि हम बात करें, सिंपली इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। और ग्लाइकोलाइसिस किसको बोलेंगे, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का बनना। ये कहाँ होती है प्रोसेस पूछ ले तो ये साइटोप्लाज्म में होती है। जबकि ये जो क्रैब साइकिल है और जो ईटीसी है ये किसके अंदर होते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होने वाली प्रोसेसेस हैं। रियल में माइटोकॉन्ड्रिया है जो इसके अंदर ये प्रोसेस होती हैं। और यहीं पे जो हमारी O2 है वो यूज की जाती है। जबकि जो CO2 है, CO2 का प्रोडक्शन है वो ज़्यादातर कहाँ पे रहता है, इन प्रोसेसेस में। पायरुविक एसिड के बाद जैसे क्रैब साइकिल होता है ना, यहीं पे जो CO2 है वो प्रोड्यूस हो जाती है। जबकि O2 का जो यूज है वो लास्ट में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही यूज किया जाता है। और इसी से हमारे जो मेन एनर्जी करेंसीज हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। यह है सिंपल एरोबिक रेस्पिरेशन। जबकि ऐसे ही क्या होते हैं, अनएरोबिक रेस्पिरेशन भी हो सकता है। एरोबिक रेस्पिरेशन, और इसमें क्या देखा जाता है, इसमें मेनली अब्सेंस या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, दो कंडीशन होती हैं जिसको हम, एनारोबिक का एक वर्ड आपको बताया था फर्मेंटेशन भी इसको बोलते हैं, फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन में जब लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड बनता है तो उसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। और जब अल्कोहल बनता है तो उसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन भी बोलते हैं, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और इसकी खास बात क्या है, इसके अंदर भी जो ग्लूकोज है C6H12O6 उसका ब्रेक डाउन होता है, लेकिन किसमें, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होती है। कंप्लीट अब्सेंस नहीं बोल सकते, कमी होती है। फिर हम बोल सकते हैं इसमें पार्शियल ब्रेक डाउन होता है, पार्शियल ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। और इसकी वजह से होती कहाँ पे है ये भी आपको याद रखना है, जो हमारी मसल्स होती हैं, मसल्स में कई बार जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो ब्लड है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, जिसकी वजह से मसल्स में O2 की कमी हो जाती है और वहां पे क्या बन जाता है, लैक्टिक एसिड बनता है, लैक्टिक एसिड, एटीपी एनर्जी ही निकलती है, जिसकी वजह से एनर्जी कम निकलती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं मसल्स को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है और लैक्टिक एसिड है वो उसके अंदर जमा होता रहता है, इसी की वजह से टायर्डनेस होती है, टायर्डनेस होती है। और ज़्यादा लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स भी पड़ते हैं, मसल्स के अंदर जो क्रम्प्स पड़ जाते हैं वो भी लैक्टिक एसिड की डिपोजिशन की वजह से। लेकिन जब हम रेस्ट करते हैं उस केस में क्या किया जाता है, इस लैक्टिक लीवर के अंदर भेज दिया जाता है। और इस लीवर के अंदर भेजने से क्या होएगा, लैक्टिक एसिड को वापस पायरुविक एसिड के अंदर लीवर है वो कन्वर्ट कर देता है। पायरुविक एसिड के अंदर एक बार जब लीवर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड जैसे जैसे खत्म हो जाएगा तो मसल्स हैं वो नॉर्मल फेज में आ जाती हैं और वो रिलैक्स फील करती हैं। तो लैक्टिक एसिड की वजह से थकान होती है। हालांकि लैक्टिक एसिड यदि हमारे स्टमक में हो, जैसे कार्ड के अंदर भी लैक्टिक एसिड होता है, स्टमक में उसका क्या होता है, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। हालांकि ये किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, LAB, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और स्टमक में हो तो किस में मदद करेगा ये, कुछ विटामिन B12 या फिर उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए ये जरूरी होता है। तो डाइजेशन से रिलेटेड लैक्टिक एसिड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यदि ये स्टमक में हो। लेकिन यदि मसल्स में हो उस केस में ये एक टॉक्सिक या टॉक्सिन सब्सटेंस का काम कर सकता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन मींस लैक्टिक एसिड कहाँ बनता है, सिंपली मसल्स में, इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। जबकि जब ग्लूकोज हमारा इसकी प्रेजेंस में, इन अब्सेंस, बल्कि इन अब्सेंस ऑफ O2 में ब्रेक डाउन होता है किसके अंदर, ईस्ट नाम के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, खासकर क्या होते हैं, फंजाई। इनके अंदर क्या होता है,
जो C6H12O6 ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल एंड CO2 एंड 2 ATP एनर्जी है वो यहाँ पे बनती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं 2 ATP एनर्जी मतलब बहुत कम एनर्जी बनती है किस केस में, एनारोबिक रेस्पिरेशन या फिर फर्मेंटेशन के केस में। और यही प्रोसेस है जो यूज की जाती है जो एल्कोहलिक जितने बेवरेजेज हैं प्रोड्यूस करने के लिए हम यीस्ट को ही यूज करते हैं का ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए। और किस ब्रेकडाउन के लिए, इन अब्सेंस ऑफ O2। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन अब्सेंस ऑफ O2 टू प्रोड्यूस इथेनॉल CO2 एंड ATP, या फिर स्पेशली इथेनॉल प्रोड्यूस करने के लिए इसको हम बोलते हैं सिंपली फर्मेंटेशन। इस तरीके से जो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन है और जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है ये इसके टाइप होते हैं अनएरोबिक रेस्पिरेशन के। और इस तरीके से हमने जो थोड़ा आइडिया है वो डिस्कस कर लिया है किसका, रेस्पिरेशन का। और लंग्स के अंदर बात रह जाती है सरफेस एरिया जो होता है, इस एरिया ऑफ एल्वोली। और यदि हम बात करें सरफेस एरिया ऑफ लीव्स इन प्लांट्स, लीव्स इन प्लांट्स, तो इनके बीच में थोड़ी सी क्या है, एक कॉमन चीज देखने को मिलती है, सिमिलरिटी देखने को मिलती है। और सिमिलरिटी क्या, तो सरफेस एरिया ऑफ एल्वोलाई है, जैसे हम देखते हैं ब्रांचिंग पैटर्न काफी मिलता है। ब्रांचिंग पैटर्न जैसे हमने पढ़ा था, नेटवर्क मिलता है, नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, काफ़ी सारी ट्यूब्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी ब्रोंकाई हमने पढ़ा था। और काफ़ी क्या रहती हैं, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स भी होती हैं, बैलून्स लाइक स्ट्रक्चर्स हमने एल्वोलाई का नाम दिया था। और इसी तरीके से यदि हम बात करें एक प्लांट के अंदर भी जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है तो लीव्स में होता है। और लीव्स को भी काफ़ी सारी ब्रांचिंग करके स्टेम्स के अंदर या उनके अंदर ब्रांचेज होती हैं। तो जो लीव्स है एक प्रकार का एनालोगस ऑर्गन हम बोल सकते हैं, जैसे एनालोगस ऑर्गन हम पढ़ते हैं, सेम फंक्शन होता है लीव्स का एक्सचेंज के लिए, एल्वोलाई भी एक्सचेंज ही करती हैं। इसी तरीके से ब्रांचेज पैटर्न हमारे अंदर में मिलता है। तो एक सिमिलरिटी हम देख सकते हैं, प्लांट्स जिस तरीके से अपना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ताकि मैक्सिमम डिफ्यूजन किया जा सके, डिफ्यूजन का सरफेस एरिया बढ़ाया जा सके। और डिफ्यूजन का सरफेस एरिया होता कितना है इस ब्रांचिंग पैटर्न से, ये क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है, इससे लगभग एक लंग का जो सरफेस एरिया है वो 80 मीटर स्क्वायर के आसपास हो जाता है। और 80 मीटर स्क्वायर मतलब 9 मीटर इंटू 9 मीटर। और 9 मीटर कितना होता है, जो हम सिंपली एक स्टोरी बिल्डिंग की बात करते हैं तो वो लगभग 3 मीटर के आसपास होती है। तो ये समझो आप 3 स्टोरी बिल्डिंग है, कोई 3 स्टोरी बिल्डिंग, 3 मंजिला बिल्डिंग है, और जितनी वो ऊंचाई में है उतनी वो लंबाई में भी है। और उसकी एक दीवार आप इमेजिन करो, इतनी बड़ी जो दीवार का जो सरफेस एरिया होएगा उतना ही सरफेस एरिया हमारे एक लंग में होता है। इसकी वजह से, इस ब्रांचिंग पैटर्न की वजह से। ऐसे यदि हम लीव्स को देखें, लीव्स के भी पत्ते हैं जो प्लांट के, वो ऐसे तोड़ के और उसको फैलाएं तो वो बहुत ज़्यादा जगह में आ जाते हैं। और वो होते कहाँ पे हैं, वैसे देखें तो एक जगह पे ही इकट्ठे होते हैं प्लांट। तो इस तरीके से ये इतना ज़्यादा जो सरफेस एरिया है वो के लिए किया जाता है। तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड जो अपने 10th लेवल पे है लगभग यही बातें दी हुई हैं। और इसके अलावा डिटेल्ड डिस्कशन उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है वो स्टडी कर सकते हो। और इसके अलावा ऐसे ही जो फर्दर पार्ट्स रहेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम इन ह्यूमंस, जबकि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, इससे रिलेटेड भी हम सेपरेट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया जाएगा। और इसी टाइप के जो डिस्कशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें।